मैम लाइव है, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सॉरी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसके वजह से 10 मिनट्स लेट हो गया। वी वर इन द लास्ट क्लास इन द यूनिट 4। आज हम यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे। हमने अभी तक, हमें पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, दैट इज योर प्लानिंग, योर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, हमने प्लानिंग पढ़ लिया है, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया है, स्टाफिंग आपके सिलेबस में नहीं है। देन वी हैव done directing, in which we have covered motivation, leadership, supervisions, we all communication, we have covered all of this. Now we will move to the last part of this unit and the last function of the management, that is your controlling part. Okay, so what is controlling? Controlling is an important and vital function of management. We all know that it starts from the planning and it ends at controlling, but it not ends at controlling function. It goes on and on. Let's see a picture. यहाँ पर एक डायग्राम है जहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग चारों फंक्शन है। ये एक स्केलर चेन में नहीं होता है, दैट इज एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में नहीं है। These functions is interrelated, interdependent, interlinked. So all these functions are connected with each other. ठीक है, और एक दूसरे के साथ सबका एक रिलेशन होता है। मतलब if we are starting with planning, then we are doing organizing, staffing, directing and controlling, and after that we have to do the planning process. Controlling के बाद management functions खत्म नहीं होता है। Controlling एक planning का एक पार्ट, planning का एक स्टार्ट पॉइंट है, तो इसीलिए कंट्रोलिंग के बाद प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन है। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव व्हाट इज कंट्रोलिंग। ठीक है, सिलेबस है, इसमें कंट्रोलिंग के फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके प्रोसेसेस, ये सब नहीं है। ये ऑलरेडी आप बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। फिर भी आपके स्टडी मटेरियल्स में, सोइल के स्टडी मटेरियल्स में, आपके बुक्स में दिया होगा इन डिटेल व्हाट आर द प्रोसेसेस, उसके फंक्शंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, ये सब दिया होगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ प्रिंसिपल्स है और टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जो है कंट्रोलिंग में वो है, तो मैं वही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सो कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटीज कंफर्म टू द प्लान एक्टिविटीज। बेसिकली जब आपने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, उसके लिए आपने जो प्लानिंग किया था, आपने जो सोचा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस वे में चलेगा, कैसा होगा, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, अपने कंपनीज के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के विजन को, मिशन को देखते हुए जो आपने प्लान किया था, उसको आप कंट्रोलिंग प्रोसेस में आने के बाद आप चेक करते हैं कि उस जो आपने प्लान सेटअप किया था, आपने जो स्टैंडर्ड सेटअप किया था, उससे कोई डेविएशन है कि नहीं, या मतलब उससे कुछ डिफरेंट आया है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोचा था इन द प्लानिंग प्रोसेस कि इन द फाइनेंशियल ईयर मैं 10,000 यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है, सो at the end of the financial year or during the financial year when we are doing the function of controlling, तब हमें ये देखना है, तब we have to ensure that this parameter, is this standard has been achieved or not. That is the process of controlling. मतलब जो आपने प्लान किया था वो उसके अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं। ठीक है, controlling plays a vital role in management which the organization has to put a control system in place to carry out this function. बहुत लोग ये सोचते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है, ये एंड रिजल्ट है, एंड पार्ट है, मतलब आप प्लानिंग पहले करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। दैट्स नॉट। आप जब ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं या फिर स्टाफिंग कर रहे हैं, या ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, you have to do the function of controlling। ठीक है, मतलब आपको देखना है कि जैसे अगर 10,000 यूनिट्स फाइनेंशियल यूनिट्स में कंप्लीट होने का टारगेट था मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि 10,000 डिवाइड बाय 12 एक मंथ में से अप्रॉक्स
अप्रॉक्स 900 और 850 के अराउंड यूनिट्स बनना कंपल्शन है। तो वो 850 यूनिट्स बन रहा है कि नहीं, आई हैव टू सी दैट। ओके, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। मतलब आप सिर्फ एंड में जाकर नहीं देखेंगे, आप इन बिटवीन भी देखेंगे, इन द मीन टाइम, इन द थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर की जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर्स है, जो प्रिंसिपल्स है विच यू हैव सेट इन द प्लानिंग प्रोसेस आर पुट इनटू द वर्क और नॉट, मतलब वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, दैट यू हैव टू मेक श्योर इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, the process of controlling involves setting performance standards, measurement of actual performance, comparison of actual performance with standards, analysis of deviations and take corrective action. This is the process of controlling where आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं कि what I have to measure, what are the standards for the organization, what is the standards of particular department, what are the standards, what are the aims of particular thing we have to check, उसका आप standards पहले set करते हैं which is already set in the function of planning, ठीक है। उसके बाद आप actual performance को measure करते हैं कि जैसे आपने standard set करना, मतलब जैसे 10,000 units in a quarter basis में, अगर 3 months में 10,000 units produce होगा, तो उसमें आप आपका performance standards तो set हो गया। उसके बाद आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। कैसे? आप देखते हैं कि एक्चुअली में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, थ्रू डिफरेंट मेथड्स, इन्वेंट्री मेथड्स, LIFO, FIFO, ऑल अदर मेथड्स के थ्रू आप क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। एंड देन यू कंपेयर द स्टैंडर्ड्स विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, और उसमें से अगर कोई डिफरेंस आता है विच इज नोन एज डेविएशंस, ठीक है, इसको टेक्निकल जार्गन के हिसाब से डेविएशंस कहा जाता है। अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में अगर कोई डिफरेंसेस है, देन यू हैव टू एनालाइज दैट कि वो डिफरेंसेस किस वजह से आया है, उस डिफरेंसेस का क्या इम्प्लीकेशंस हो रहा है कंपनी में, या क्या इम्प्लीकेशंस होगा इन आवर माइक्रो एनवायरनमेंट, इन आवर मैक्रो एनवायरनमेंट, इन द ऑर्गेनाइजेशंस होल पॉलिसीज। इन सबको आपको एनालाइज करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपने देखा कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस इज 8,000 यूनिट्स, मतलब इन द 3 months you have only produced 8,000 units rather than what are the standards set up 10,000 units, so the deviation is 2,000 units. Okay, so you have to take the corrective action कि 2,000 units की कम क्यों हुआ है। ऐसा तो नहीं कि आपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई फिक्स किया है, या फिर ऐसा तो नहीं कि आपकी जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना पड़ेगा बाय इंक्रीजिंग देयर मोराले, बाय गिविंग देम मोर इंसेंटिव्स। ये आपको करेक्टिव एक्शंस देखने पड़ेंगे while doing this the process of controlling. Okay, is that clear? Now there are certain principles of control that should be implemented in the system of control. These principles also help to protect and safeguard the organization, its assets, liabilities and resources. In this chapter, in this unit, you have only the principles of controlling. Principles of controlling क्या है? Controlling करने का जो guidelines है, these are the called as principles. So we will study what are the guidelines, what are the principles for controlling in the management process. ठीक है? Now there are basically 8 principles of controlling. The first principle is principle of reflection of plans. मतलब आपका जो प्लान है, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका कंट्रोलिंग होना चाहिए। मतलब देयर शुड बी अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब छत्र छाया, एक छाया होनी चाहिए। जो आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोलिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लान जब स्टैंडर्ड सेट किया था तब आपने ये डिसाइड किया था वी विल सी द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। लेकिन जब आप कंट्रोलिंग प्रोसेस को देख रहे हैं, देन व्हेन यू आर मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन यू आर मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और द रेवेन्यू, ठीक है। आप रेवेन्यू चेक कर रहे हैं, तो आप यूनिट्स के साथ रेवेन्यू को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यू कांट कंपेयर। सो द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग क्या कहता है आपको कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जिस यूनिट में या जिस
मेजरमेंट से आपने स्टैंडर्ड्स को सेट किया था ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस, यू हैव टू डू द कंट्रोलिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। मिसमैच नहीं होना चाहिए बिटवीन द स्टैंडर्ड्स एंड द एक्चुअल। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। हम सबको कब पता है, हम यूजुअली यूज करते हैं इस फ्रेज को, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ प्रिंसिपल इज आल्सो applicable in the process of controlling, where it is said that the prevention is better than cure. क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है कि जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया है कि आपने टारगेट क्या है कि फॉर अ फाइनेंशियल ईयर my company should produce at least 50,000 units in a financial year, ठीक है। और आपने क्या किया, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप कंट्रोलिंग प्रोसेस को चेक कर रहे हैं कि 50,000 यूनिट्स बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इससे क्या है, अगर उस टाइम 40,000 यूनिट्स भी बन रहे हैं और 30,000 भी बन रहे हैं, 80,000 भी बन रहे हैं, इससे आप उस टाइम अगर कंट्रोलिंग प्रोसेस को यूज करेंगे और उससे आपको कोई डिविजन्स पता चलेगा, उससे आप किसी चीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप कोई करेक्टिव एक्शंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जो काम हो गया है उसमें आप क्या करेक्शन ला सकते हैं। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन कि आपको थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, थ्रू आउट द पर्टिकुलर पीरियड, जब आपका प्लानिंग चल रहा है, आपका फंक्शनिंग हो रहा है, डिफरेंट फंक्शंस हो रहे ऑर्गेनाइजेशन में according to the plans standards set up during the planning process, उस टाइम आपको साथ ही साथ हैंड इन हैंड कंट्रोलिंग प्रोसेस को भी, कंट्रोलिंग फंक्शन को भी आपको देखते रहना चाहिए, क्योंकि then and there only you can take the corrective action for the deviations which have been which are apart from the standards set up in the plan, ठीक है। The concept of prevention is better than cure will apply to the control function as well. So the system of control must only focus on improving deficiencies and solving the deviations from standards. You should try to improve the deficiencies and solve the deviations. जो आपके differences है between the actual and the standards, उसमें जो differences आ रहे हैं, जो deviations आ रहे हैं, उसको कैसे improve कर सकते हैं, उसमें क्या corrective action ला सकते हैं, that is the main focus in the principle of prevention of controlling, ठीक है। If there are very few shortfalls in the first place, then the remedial action necessary is limited and manageable. अगर थोड़ा जैसे आपको 2 मंथ्स के बाद ही पता चल रहा है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपने लेबर का मोराले इंक्रीज कर दिया, उनको ट्रेनिंग दे दिया, उनको डेवलप किया, या फिर उनको निकाल दिया, दूसरे लेबर को, बेटर लेबर को आपने रिक्रूट किया इन द फैक्ट्री। सो that will immediate remedial action to their deviation, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आया है, आपने इमीडिएटली उसको आपने मैनेज किया है, then your overall output, overall operating cost will be low, ठीक है। So that is the principle of prevention. Now let's come to the third principle, that is principle of future directed control. फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल मतलब आप फ्यूचर की तरह देखेंगे, फ्यूचर फोरसीन करेंगे, जिसको हम फीड फॉरवर्ड सिस्टम भी कहते हैं। फीड फॉरवर्ड सिस्टम मतलब आप फीडबैक देखकर आप फ्यूचर की तरफ अपने सिस्टम को डायरेक्शन देंगे, ठीक है। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज नॉट सिंपली अ फीडबैक सिस्टम। ये एक फीडबैक सिस्टम की तरह आप मत देखिए। कंट्रोलिंग एक बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच है, एक होलसम अप्रोच है। सिर्फ एक फीडबैक नहीं है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये ठीक कर दीजिए, ये मशीन में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो ये ठीक कर दीजिए। इट इज नॉट अ फीडबैक सिस्टम, इट इज द हाउ टू टेक द करेक्टिव एक्शन इन टाइम फॉर द डेविएशंस वी हैव सेट अप फॉर in the planning, in the with deviations of standards and the actual, ठीक है। The manager should able to perceive any deviations from standards and shortfalls from the goals of the company, and then they can take action to prevent such an event from occurring. Just like planning, control is a forward-looking function. Planning जैसे एक forward-looking function है, एक future-oriented function है. Similarly, controlling is also a future-looking function, a future-forwarded function too. क्योंकि आप अभी for example
जैसे मैंने बोला एक साल में मेरा टारगेट है 50,000 यूनिट्स बनाना, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरा 45,000 यूनिट्स बना है। तो how can I say we are applying the future directed control principle? We are using this because अब मुझे पता चल रहा है कि जो स्टैंडर्ड्स मैंने सेटअप किया है that is not up to the mark. Maybe there is a shortfall. हम इतना ही यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम 45,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ मशीनरी। हमारे पास 10 मशीनरी है, उससे हम 45,000 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर ईयर। So now this is the basis for the next planning, next financial year का जो planning होगा इसका ये basis बन गया। So that is a future directed, ठीक है? So this is called a principle of future directed. With the help of relevant information, early signs, forecasting, and rapid response systems, control should be directed towards the future. Rapid response systems मतलब अगर कोई immediate problem हुआ है, then you are getting the immediate remedial for the that. We are taking the corrective actions then and there for that deviation, ठीक है? So that is a rapid response system. Now let's come to the next principle, that is principle of organizational suitability. जैसे नाम बता रहा है organizational suitability. हमने in the unit 2 we have discussed about organizational structure. Unit 2 or unit 3 we have discussed about organizational structure where we have discussed about ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, मॉडर्न स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में कौन से आते हैं, हॉरिजॉन्टल है, मॉडर्न में वर्चुअल है, नेटवर्क है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है, वो किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट में वर्क करता है, क्या मैन्युफैक्चर करता है, असेंबलिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, स्टार्टअप है कि नहीं। इस अकॉर्डिंग जिस टाइप का, जिस बेसिस का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस बेसिस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली द कंट्रोलिंग फंक्शन आल्सो हैज अ फॉरवर्ड लुकिंग, हैज अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल सुटेबिलिटी। जिस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होगा उस टाइप का कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए। then only it can become an efficient and effective control system, ठीक है? This allows us to see where the responsibilities will lie for which actions. In the sense like अगर आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, ठीक है, तो आपको जैसे डिपार्टमेंटलाइज्ड हायरार्की हो गया, डिपार्टमेंट वाइज हो गया, जैसे ये एचआर हो गया, ये फाइनेंस हो गया, ये सेल्स हो गया, ये मार्केटिंग हो गया, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है? अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर मुझे एज अ कंट्रोलिंग मैनेजर मुझे पता चल रहा है कि फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, देन आई विल जस्ट कॉन्टैक्ट विद द फाइनेंस मैनेजर, राइट? सो एक ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी क्यों होता है कि मुझे पता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, इस हिसाब से मैं उसको बता सकता हूँ कि ये तो मैं उसके हिसाब से बता सकती हूँ कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसने कहाँ गलत किया है, क्या डेविएशन कहाँ पर आया है। तो दिस कंट्रोलिंग सिस्टम basically depends upon the organizational suitability, what is the organizational structure and how it is integrated, ठीक है? Every organization needs to choose a set of principles that are suitable for a particular organization because every organization may vary from its type, size, methodology, etc. जैसे मैंने बताया organization differ करता है, whether it is a startup, whether it is on the service oriented organization or it is a product manufacturing organization या फिर एक assembling organization है, मतलब different parts manufacturer से लाकर एक assembling कर रहा है, जिस type का organization है, it depends upon the organizational suitability और उसी हिसाब से organization का structure होता है और उसी हिसाब से controlling function भी होना चाहिए, ठीक है? Is that clear? Now let's move to the another principle, that is principle of exception. Principle of exceptions ये कहते हैं कि minor जो exceptional cases है जो slightly थोड़ा deviate कर रहे हैं, for example अगर 50,000 units बनाना है, टारगेट था स्टैंडर्ड्स में, तो इसकी जगह आपका बना है 49,800
97 यूनिट्स, सो यू हैव ओनली लेस देन 103 यूनिट्स। तो इतने से यूनिट्स के लिए यू शुड नॉट start the whole process of controlling and you start doing the corrective actions कि कौन से करेक्टिव एक्शन से क्या हो सकता है, क्यों प्रॉब्लम हुआ है। तो ये जो स्लाइट एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, माइनर डेविएशन से उसको उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दीज काइंड ऑफ एक्सेप्शंस मे नॉट डिस्टर्ब और अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। नाउ लेट्स कम टू द प्रिंसिपल ऑफ अश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें ये कहा गया है कि while detecting the deviations in the work, the objectives of the company are achieved on a quick and more efficient basis. आप जब डेविएशंस में करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जब आप करेक्टिव एक्शंस ढूंढ रहे हैं, then you should make sure that the objective of company should be there. देयर जो आपके मिशन से ऑर्गेनाइजेशन के उसके अकॉर्डिंग ही आप करेक्टिव एक्शंस लेंगे while doing the process of controlling. Next is principle of action. Principle of action क्या है? The function of control is justified only if positive remedial action is taken. आपका एक positive remedial action आप ले रहे हैं तभी एक controlling process complete होता है। सिर्फ actual और स्टैंडर्ड को मेजर करके उसका डेविएशन निकालने के बाद कि ये फॉल हुआ, ये हमारा शॉर्टफॉल से या ये हमने एक्स्ट्रा अचीव किया है, दैट इज नॉट अ कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन तभी कंप्लीट होता है जब यू आर एबल टू suggest or able to do some corrections or corrective actions of that deviations, ठीक है। So this is the principle of action, because you are doing some actions, you are doing some remedial action for the correction of the deviations, okay. Now last but not the least, that is principle of standard. Principle of standard क्या कहते हैं? For effective control in the organization, the company sets a common standard that needs to be achieved by the workers. If deviations noted, they will be work on drawbacks. This leads to smooth functioning on the organization. मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्क सिस्टम होना चाहिए जहां पर आपने अपने लेबर को, अपने वर्कर्स को ऑलरेडी आपने बता दिया है, उनको उनकी ड्यूटीज क्या है, पर आवर कितना प्रोडक्शन करना है, वीकली कितना प्रोडक्शन करना है, उनका आइडियल टाइम क्या है, मशीन का वेट टाइम क्या है। यू हैव ऑलरेडी एज अ मैनेजर आपने उनको सब कुछ बता दिया है। सो नाउ देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड। अब उस स्टैंडर्ड से अगर कोई डेविएशन हो रहा है तो आप इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ड्रॉबैक हो रहा है, एंड देन यू विल डू द करेक्शन कंट्रोल फंक्शन मोर फास्टर। तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग है वो कहीं पर रुकेगा नहीं, दैट विल बी गो ऑन स्मूथली, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड। नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म्स। अब ये आपके सिलेबस में है, दिस इज द टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म। इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कंट्रोलिंग क्या है? एक मेजर मैनेजमेंट फंक्शन है। इसमें 4 टाइप्स के कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स है, दैट इज फाइनेंशियल, बजटरी, क्वालिटी एंड ऑपरेशनल कंट्रोल्स। आपके सिलेबस में बजटरी कंट्रोल्स नहीं है, सो आई एम स्किपिंग दैट। आई एम नॉट टीचिंग यू द बजटरी मैकेनिज्म्स, आई एम डिस्कसिंग योर फाइनेंशियल, क्वालिटी एंड ऑपरेशनल कंट्रोल्स, ठीक है। स्टिल क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पेपर थोड़ा लेंदी ही आ सकता है, सो आप अपने स्टडी मटेरियल से एक बार बजटरी कंट्रोल भी रीड कर लीजिएगा। उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी थ्रू द टीम्स ऐप, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको मेरा ईमेल आईडी भी दे दूंगी, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन देन एंड देयर, ठीक है। सो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, बट सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। आपके सिलेबस में फाइनेंशियल, क्वालिटी एंड ऑपरेशनल कंट्रोल्स ऑफ मैकेनिज्म है इन द टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है? इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स टू मेजर द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। They indicate the value generated from continuation of business and whether any modification or improvements can be done. हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल मैकेनिज्म्स। कंट्रोल मैकेनिज्म्स मतलब कि जब हम कंट्रोलिंग फंक्शन कर रहे हैं, इस कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या क्या हम प्रोसीजर्स यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। क्या क्या कंट्रोलिंग सिस्टम हो सकते हैं, कंट्रोलिंग टेक्निक्स हो गया, क्या क्या कंट्रोलिंग प्रोसीजर्स हो गया, मैकेनिज्म्स हो गया, जिसके वजह से हम जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
वन इज थ्रू फाइनेंशियल, मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, हम फाइनेंस देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि फाइनेंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ डिविजन्स हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट इज फाइनेंशियल। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे करते हैं वो हम बाद में आते हैं। पहले ये देखते हैं कि फाइनेंशियल कंट्रोल क्या करता है। फाइनेंशियल कंट्रोल हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं सो दैट वी कैन मेजर द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फीसिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक हेल्थ? इकोनॉमिक हेल्थ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल कितनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे एक्टिविटीज में प्रॉफिट एंड लॉसेस कितने आ रहे हैं। तो दैट इज द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, they indicate the values generated from the continuation of business and whether any modification or improvements can be done. Through the financial control, we can indicate the value generated from continuation of business and whether any modifications or improvements can be done. मतलब ये कि हम through checking the financial statements or while checking the rate on return on investment, we can do or we can know the what are the standards already set by the other industries or by our organization and what we are doing as an organization, और उसमें कोई modification या improvement की जरूरत है या नहीं। So this is the objective of financial control. अब ये कैसे किया जा सकता है financial control? By doing these kind of things. First is financial statements. Financial statements जैसे आपको पता ही है, that is the books of accounts, जहाँ पर आपके assets, liabilities through the balance sheet, income and expenses through your P&L account, और आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब होता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें आप करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पास्ट ईयर्स, इसके भी इसमें फिगर्स होते हैं एंड दीज फिगर्स आर हेल्पफुल टू मेजर द स्टैंडर्ड्स, हेल्पफुल टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड्स, दैट इज जो प्रीवियस था उसके हिसाब से आप आपका इस करंट ईयर का आप मेजर कर सकते हैं, और उसके वजह से आपको कोई लॉस आया है, प्रॉफिट हुआ है, तो उस डेविएशन का क्या रीजन है ये आपको पता चल सकता है। साथ ही साथ पीयर कंपनीज का क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके हिसाब से भी आप कंपेयर कर सकते हैं और उसके डेविएशंस को मेजर कर सकते हैं। सो फॉर द फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल सिस्टम इज वन ऑफ द मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस किसको कहते हैं? जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब आप एक प्री रेवेन्यू कंपनी है, प्री रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आपके इक्वल हो, दैट इज योर रेवेन्यू एंड लॉसेस आर इक्वल, मतलब रेवेन्यू और सॉरी प्रॉफिट और लॉस नहीं है। ठीक है, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है। अगर आपका ये प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है, दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जहां पर प्रॉफिट भी नहीं है, लॉसेस भी नहीं है, सो दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट को हम किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन रेवेन्यूज माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे जो आपके मशीनरी की कॉस्ट है या आपके जो लैंड है, ये जो फिक्स्ड एसेट्स है, आपके फिक्स्ड कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय द रेवेन्यूज, जो आपके रेवेन्यूज आ रहे हैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है क्या होते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन एनालिसिस एक्ट्स एज अ कंट्रोल डिवाइस। ये कंट्रोल डिवाइस की तरह यूजफुल है, क्योंकि आपको पता है कि कितना फिक्स्ड कॉस्ट आपको कम करना पड़ेगा, रेवेन्यूज कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना कम करना पड़ेगा टू ब्रेक थ्रू दिस ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जहां आपको कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, सो इट हेल्प टू फाइंड आउट द कंपनीज परफॉर्मेंस। For example, when an organization sells 30,000 cars, it will be break even, meaning any sale below this point will cause losses and any sale above this point will be earn profits. मतलब उस डायग्राम में अपर साइड में अगर कुछ जा रहा है तो that will be get you the profit, and उसके नीचे आ रहा है तो लॉस। तो आपको एक एनालिसिस मिल रहा है कि कहाँ डेविएशन हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, और हम एक ऐसे लेवल पर आ चुके हैं कि इसके बियॉन्ड नीचे और हमने अगर लॉसेस इंकर कर लिए, अगर और हमने हमारे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर लिए तो हमें लॉसेस इंकर होंगे। तो थ्रू दिस एनालिसिस वी कैन नो द फाइनेंशियल कंट्रोल, वी कैन डू द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया है इन अ बिजनेस एंड उससे क्या रिस्क एसोसिएटेड है और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है इन दैट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल यूज्ड इन द बिजनेस। Return earned on investment is a reward for the risk taking. If the ROI is high, then the financial position of the company will increase. अगर return on investment ज्यादा है तो obviously company की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि कंपनी में कोई फॉल्टी डिसीजंस हुआ था या फिर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके जो आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिया है थ्रू MM मॉडल और थ्रू अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, उसके अकॉर्डिंग आपने जो डिसीजन लिया है दैट इज नॉट एक्यूरेट, दैट इज नॉट करेक्ट, तो आपके डिसीजन मेकिंग में फॉल्ट है, ठीक है। सो आप इस फॉल्ट को आगे नहीं करना चाहोगे, तो हियर कम्स द कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब आपको पता है कि क्या क्या वेज है, अब कहाँ पर हमने गलती की है, कौन से अनप्रॉफिटेबल वेंचर्स है, कौन से प्रॉफिटेबल असाइनमेंट्स है, आपको पता चलेगा एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू नो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टू मेंटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ROI also helps to the business to compare its present performance with that of previous years performance as well as conduct inter-firm comparisons. और अदर जो भी टेक्निक्स है, मेथड्स है, जैसे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, इसके आगे हमने पढ़ा ब्रेक इवन एनालिसिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके बाद भी हम जो पढ़ेंगे सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जो इंटरफर्म कंपैरिजंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सोप बना रही है तो वो लक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर भी, क्योंकि लक्स भी सोप बना रहे हैं, तो वो आपस में अपना कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन बेटर पोजीशन में है, किसकी मार्केट शेयर ज्यादा है। सो दिस कैन बी थ्रेशहोल्ड, an objective to know the financial control of the organization, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जैसे आपके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है तो फॉर एग्जांपल हमने डिपार्टमेंटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो आपको पता है कि किस मैनेजर की क्या ड्यूटी है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है, ये जो मैनेजर है फॉर ईच डिपार्टमेंट वो रिस्पॉन्सिबल है एक उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या बजट होगा, ठीक है, वो बजट बनाता है, उस बजट में कॉस्ट ज्यादा इंकर्ड हुआ है या कम इंकर्ड हुआ है और अलोकेटेड बजट किस एरिया में कहां पर डाला गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग हम ले लेते हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर है वो एक बजट बनाएंगे फॉर इट्स डिपार्टमेंट, दैट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और वो and he is responsible for keeping the budget under control, ठीक है। He will have all the required information about the cost of his department, मतलब कौन से कॉस्ट, जैसे मार्केटिंग कॉस्ट हो गए, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गए, सेलिंग पर्सनल सेलिंग कॉस्ट हो गए, या फिर आप एनिमेशंस बना रहे हैं उसके कॉस्ट हो गए। तो आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दिया, डिफरेंट डिपार्टमेंट ने आप अपने डिपार्टमेंट के डिफरेंट यूनिट्स में आपने अपने बजट को एलोकेट कर दिया कि आप फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग यूनिट ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आप 10,000 रुपीज आप इस मंथ में आप खर्च करेंगे। आपका फॉर एग्जांपल पर्सनल सेलिंग जो यूनिट है, आप 5,000 यूनिट्स आप को एलोकेट किया जा रहा है, 5,000 रुपीज आपको एलोकेट किया जा रहा है। तो एज अ मार्केटिंग मैनेजर मैं क्या करूंगी, मैं डिफरेंट यूनिट्स इन माय डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दूंगी बजट को। अब कंट्रोलिंग फंक्शन कहां पर आता है? कंट्रोलिंग फंक्शन में ये होता है कि मैं अब ये चेक करूंगी कि एलोकेटेड बजट के अकॉर्डिंग कॉस्ट इंकर्ड हुआ है कि नहीं, या उससे ज्यादा हुआ है, उससे कम हुआ है। अब क्यों कम हुआ है, क्यों ज्यादा हुआ है, उसमें क्या एरर आया है, क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या मेजर्स किया जा सकता है, दैट कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है।
नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जैसे आपके क्विक एसेट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया जहां पर आप क्विक एसेट्स दैट इज जो इजीली मनी में कन्वर्टेबल हो सकते हैं, जस्ट लाइक योर कैश, बीआर, ये बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे जो आपके बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी, जैसे आपने कोई बैंक बैलेंस, ये सारे जो क्विक एसेट्स है डिवाइडेड बाय योर करंट लायबिलिटीज, दैट गिव्स यू द फाइनेंशियल पोजीशन, आपका क्या क्विक आपके लिक्विड एसेट्स कितने हैं, ठीक है। सो दैट इज अ रेशियो। वैसे ही इंसॉल्वेंसी रेशियो होता है, वैसे ही लिक्विडिटी रेशियो होता है, वैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। तो डिफरेंट रेशियोज के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज बना सकते हैं फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Let's come to the next control, that is quality control. हमने अभी तक फाइनेंशियल कंट्रोल पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या होता है? क्वालिटी क्या होता है? एक प्रोडक्ट या फिर आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू द कंज्यूमर्स, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। एक क्वालिटी ही बताती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगा या फेल करेगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और वो कंज्यूमर को बेचती है और क्वालिटी बहुत खराब है, तो रिपीट परचेस नहीं होगा, और जो कस्टमर है वो एक बार परचेस करेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी अ फेलियर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर क्वालिटी एकदम अच्छी क्वालिटी होती है, एक टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड क्वालिटी प्रोडक्ट होती है, या फिर जहां पर एक्सट्रीम गुड क्वालिटी होती है, वहां पर ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशन विल सक्सेस rapidly. Okay, so consumers expectations and competitive advantages are highly affected by quality, and thus quality management becomes very important as far as any organization is concerned. Quality management बहुत important है nowadays, क्योंकि it will lead to the repeat purchase. रिपीट परचेस होगा तो ऑब्वियसली आपका मार्जिन इन द प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, मार्जिन इन द प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो दैट विल ऑलवेज इंकर अ बेटर profit for the organization, ठीक है। Therefore, quality control should include planning, designing, implementation, gap identification, and improvisation. When you are doing the quality control, then you have to know what is the planning, what is the designing of that product, how you should implement that. फिर आप gap identify करते हैं कि क्वालिटी क्यों खराब है, क्या क्या क्वालिटी सेट किया गया था उसके अकॉर्डिंग सेट हुआ है कि नहीं, एंड देन यू ट्राई टू इम्प्रोवाइज दैट। इम्प्रोवाइज मतलब उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज इंश्योरिंग इफ प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज फॉलोड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट। आप प्रोडक्ट और सर्विस, एक क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तभी आप प्रोवाइड कर सकते हैं जब एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और साथ ही साथ आप डे बाय डे उसमें कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट। The process needs to be backed by appropriate law compliances and should be aligned by the preferences of the customers. जो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी दे रहे हैं और वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लॉ के अकॉर्डिंग इन द सेंस कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसमें एक स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि उसमें क्या कितने वोल्ट का होना चाहिए, उसका आरपीएम कितना होना चाहिए, ये सब स्पेसिफिकेशंस आपको देने चाहिए। तो जो भी आप उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी लॉज है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, पहली बात आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज, और सेकेंडली आपका जो कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। So these two things are important while ensuring the quality of a product or a service, ठीक है। Quality control ensures that defects and errors are prevented and finally removed from the process or product. क्वालिटी कंट्रोल क्या करती है? ये इंश्योर करती है कि कोई भी डिफेक्ट्स, कोई भी एरर्स नहीं आ रहा है while you are manufacturing or of a product, while you are manufacturing a product or you are rendering a services, आपकी डिफेक्ट्स एंड एरर्स नहीं आ रहे इन द क्वालिटी, एंड अगर आ रहे हैं तो देन एंड देयर यू आर ट्राइंग टू रिमूव दैट बैड क्वालिटी फ्रॉम द प्रोसेस और द प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज द क्वालिटी कंट्रोल। अब आप क्वालिटी कंट्रोल कैसे आप अकम्प्लिश कर सकते हैं? थ्रू दीज कंट्रोल टेक्निक्स। सबसे पहले चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है? जैसे आपने एक परफॉर्मा क्रिएट कर लिया है कि फॉर एग्जांपल इसका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए तो आपने चेक लगा दिया, आप इसका प्राइस ऐसा होना चाहिए आपने चेक लगा दिया, इसमें ये कलर होना चाहिए आपने चेक लगा दिया, इसका वॉल्ट 220 वॉट होना चाहिए आपने चेक लगा लिया।
ऐसे करके आपने चेकलिस्ट बना दिया, जहां पर गलत हो रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है वहां पर आपने क्रॉस लगा दिया। सो दैट इज अ चेकलिस्ट मेथड, जहां पर आप एक्चुअल और स्टैंडर्ड और एक्चुअल मेथड स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी को आप चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फिश बोन डायग्राम। फिश बोन डायग्राम क्या होता है? ये एक अप्रोच होता है फॉर द कंट्रोल सिस्टम, जहां पर एक डायग्राम क्रिएट किया जाता है, कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ एक फिश के शेप का होता है। ठीक है, जहां पर आप के डिफरेंट, यहाँ पे जैसे मटेरियल्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपके मेथड्स हो गए। तो आपने क्या किया, मटेरियल्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आप ये चेक कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका क्या फिजिबल सोल्यूशन हो सकता है, वो आप थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो आपको पता होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। ठीक है, सिमिलरली कोई मेथड है तो मेथड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मेथड प्रोसेस में उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग यू आर डूइंग दिस फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम is one of the concepts like brainstorming, जहां पर आप डिटरमाइन करते हैं कि क्या एक्चुअल कॉजेस है और क्या उसकी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट भी उसी तरह का है, एक चार्ट बनाते हैं जहां पर आप डायग्राम बनाया जाता है, चार्ट बनाया जाता है, जहां पर आप फोकस करते हैं कि आपका प्रॉब्लम कहाँ से रेंज कर रहा है, उसके क्या आउटकम्स है, उसमें क्या डिविएशन आ रहा है, उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है। यू आर डूइंग थ्रू अ चार्ट और अ पिक्चर और अ हिस्टोग्राम, these are the control chart. ठीक है, this helps one create a scenario and see how processes historically changes using various control techniques. ठीक है, मतलब पहले क्या स्टैंडर्ड्स थे, अब क्या स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं, उसको आप पिक्टोरिकली, आप थ्रू पिक्चर्स, थ्रू डायग्राम्स, थ्रू चार्ट आप उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर फोरकास्टिंग अ रेंज ऑफ आउटकम्स एंड एनालिस वेरिएशंस। ठीक है, the histogram. Histogram क्या है? Is a most basic tool to identify frequency of manufacturing flaws. It uses bars to identify frequency distribution and indicates how often defects occur. ठीक है, histogram आपको शायद पता होगा। हिस्टोग्राफ एक ग्राफ का पार्ट होता है, जहां पर ऐसे ग्राफ बनाए जाते हैं और ऐसे ऐसे बार्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे 2018-19 में आपने देखा कि आपके सेल्स 20,000 है। ठीक है, उसके बाद आपने 1920 में देखा आपके सेल्स 15,000 है। ठीक है, उसके बाद 2021 में आपने देखा कि 26,000 है। तो आपने हिसाब से बार्स बनाए जाते हैं हिस्टोग्राफ, एंड देन यू आर चेकिंग कहाँ पर क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज आ रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में प्रॉब्लम है। यू आर चेकिंग थ्रू दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस थ्रू हिस्टोग्राम। ओके, नेक्स्ट इज स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम भी कुछ ऐसा ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक ग्राफ के थ्रू, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू होता है, एंड देन यू प्लॉट द एम्पिरिकल डाटा। जो डाटा आपको मिलता है थ्रू एम्पिरिकल डाटा, उसको आप प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पर प्लॉट कर दिया, यहाँ पर प्लॉट कर दिया, यहाँ पर प्लॉट कर दिया, यहाँ पर, यहाँ जो भी आपके डाटा है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सेल्स 2020 की है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल रेवेन्यू है, सेल्स एंड कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 2020, तो आपने उस हिसाब से आपने प्लॉट कर दिया, एंड देन यू आर मेकिंग अ डायग्राम एंड देन यू आर एनालाइजिंग दैट। दिस इज अ स्कैटर डायग्राम। ठीक है, we are plotting the empirical data along two axes of the graph, two axes, that is y-axis and x-axis, which give us a visually a graph, जिससे हम relationship between variables और false and flaws को हम identify कर सकते हैं। मतलब इस साल में ये सेल्स था तो यहाँ पर इतना कॉस्ट था, इस साल में इतना सेल्स था तो इसका इतना कॉस्ट था। तो थ्रू the scatter diagram we can identify the relationship between variables and faults and flaws. ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रू इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन आपको पता ही है, इंस्पेक्शन मतलब आप चेक कर रहे हैं फिजिकली जाकर कि कहाँ पर डिफेक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट पेरिश है। पेरिश मतलब जो खराब हो चुका है, ठीक है, या फिर जो खराब होने के टाइम पर है,
या फिर जो एकदम कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दैट इज पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। तो आप आइडेंटिफाई करते फिजिकली जाके कि कौन सा डिफेक्टिव पार्ट्स है, कौन सा पेरिश प्रोडक्ट्स है। इट इंक्लूड्स इंस्पेक्शन ऑफ इनपुट मटेरियल्स, फिनिश मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। इंस्पेक्शन हेल्प्स टू पिक आउट फॉल्टी मशीन्स एंड टेक्निक्स। आप थ्रू इंस्पेक्शन आप देख सकते हैं कि कौन सी मशीन फॉल्टी है, कौन सी मशीन में प्रॉब्लम है, कौन से टेक्निक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से प्रोसेसेस में प्रॉब्लम हो रहा है। यू आइडेंटिफाई थ्रू द इंस्पेक्शन प्रोसेस। ठीक है, दिस इज द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। Now let's move to the last part, that is the operational control system, that it involves control over immediate term operations and processes. आपके जो operations है, day to day operations है, जो day to day functions है, उसको control करते हैं। Operation control system ensures that activities are consistent with the established plans. आपके जो operations हो रहे हैं वो consistent हो रहे हैं, जो आपके established already standards है, plans है, उसके according आपके day to day activities हो रहे हैं। बेसिकली ये जो ऑपरेशन कंट्रोल है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखते हैं, एंड दे यूज द इमीडिएट टर्म डिसीजंस, तभी इमीडिएट डिसीजंस भी लेते हैं मिड लेवल मैनेजमेंट्स। When performance does not meet standards, managers enforce corrective actions which may include training, discipline, motivation और termination. जब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स से मीट नहीं करते हैं तो करेक्टिव एक्शंस इन द ऑपरेशनल कंट्रोल क्या क्या लिया जा सकता है, दैट इज ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड टर्मिनेशन। ट्रेनिंग आपको पता है, दैट इज ट्रेनिंग, आप जो आपके एम्प्लॉयज है, आपके वर्क फोर्स उसको उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो अपस्किल हो सके, उनमें एक डिफरेंट स्किल्स आए अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर फंक्शंस ही और शी इज डूइंग। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि डिसिप्लिन है कि नहीं, टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, एक आइडियल टाइम प्रोडक्टिविटी यूज कर रहे हैं, एफिशिएंट है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं। यू आर चेकिंग थ्रू द डिसिप्लिन करेक्टिव एक्शन। साथ ही साथ नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन पर आपने पूरा एक यूनिट का एक पूरा पार्ट पढ़ा है, तो आप थ्रू मोटिवेशन यू आर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, यू आर मोटिवेटिंग द वर्क फोर्स टू बी अचीव द सेट टारगेट्स। ठीक है, ये एक करेक्टिव एक्शन है। लास्ट करेक्टिव एक्शन इज टर्मिनेशन। अगर वो फिर भी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, मोटिवेट करने के बाद भी अगर उनकी प्रोडक्टिविटी में चेंज नहीं आ रहा है, देन यू विल टर्मिनेट, मतलब आप उनको जॉब से निकाल देते हैं। ठीक है, सो दीज आर द करेक्टिव एक्शंस फॉर द ऑपरेशनल कंट्रोल। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, जब आपके एग्जाम में आएगा तब आप ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, टर्मिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे इन 5 to 6 लाइन्स। और इसके ऊपर ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, टर्मिनेशन सब कुछ आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, सो वही 4-5 लाइन्स आप हर एक पॉइंट में आप लिखेंगे व्हेन यू आर राइटिंग इन द एग्जाम। ठीक है, operational control focuses more on internal source of information and affects smaller units or aspects of the organization. जैसे आपने देखा क्वालिटी कंट्रोल क्या है, वो एक कंज्यूमर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर क्वालिटी एक प्रोडक्ट का खराब है तो दैट विल नॉट लीड टू अ रिपीटेड परचेज ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस, एंड हेंस दैट प्रोडक्ट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल रिड्यूस। ठीक है, सिमिलरली फाइनेंशियल कंट्रोल भी हम इसीलिए करते हैं, उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल है। लेकिन ये जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो डिपार्टमेंटलाइज्ड ऑपरेशंस को हम चेक करते हैं, तो इसका एक स्मॉलर यूनिट्स पे, एक स्मॉलर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर अफेक्ट करता है, क्योंकि हम ये एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और इसको हम इमीडिएट डिटर्मिनेशन से हम इसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इमीडिएटली हो जा रहा है। सो दिस इज द ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, now let's move to the next part, that is interdependence of function of management. इसको 5 मिनट्स में वाइंड अप करेंगे। ठीक है, इसको आप में कुछ वैसे समझने का कुछ है ही नहीं, मैंने पूरा नोट्स इसमें दे दिया है। ठीक है, यू कैन ऑब्वियसली रीड दिस बाय योरसेल्फ। ठीक है, आपको बस ये समझना है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है, एक के सहारे पर दूसरा है, और सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। ठीक है, प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग के साथ क्या फंक्शन है? पहली बात, प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि प्लानिंग आप जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, तो दैट इज योर प्लानिंग। तो यहाँ पर आप
Through planning, you are guiding the process of organization and you are helping in creating the architecture of organizational structure. You are through planning, you are determining the roles of jobs, lines of authority, work positions and created alignment of the objectives of the organization. ठीक है, तो आप एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. तो ऐसे होता है. अब प्लानिंग एंड स्टाफिंग का कैसे? जब स्टाफ क्लिंग कर रहे हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. तो आप रिक्रूट करेंगे तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि थ्रू इंटरनल सोर्स कर रहे हैं या एक्सटर्नल सोर्सेस कर रहे हैं. आपको प्लान करना पड़ेगा अगर इंटरनल सोर्स कर रहे हैं तो किस इंटरनल सोर्स से कर रहे हैं. उसके बाद आपको प्लान करना पड़ेगा कि सिलेक्शन कैसे करना है. उसके बाद आपको ये भी प्लान करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे करेंगे. सो प्लानिंग इज ऑलवेज इंटररिलेटेड विद स्टाफिंग ऑल्सो. सिमिलरली अब प्लानिंग डायरेक्टिंग के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है? आप जब डायरेक्टिंग के 4 मेन चीज है, क्या है? कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन एंड लीडरशिप. तो आप लीडरशिप, एक लीडर, एक सुपरवाइजर को भी प्लान करना पड़ेगा. सो दैट इज ऑल्सो इंटर रिलेटेड. ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा किस टाइप का कम्युनिकेशन होना चाहिए. फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो उसमें भी आपको प्लानिंग चाहिए. सिमिलरली कंट्रोलिंग जो अभी हमने पढ़ा उसमें भी प्लानिंग चाहिए क्योंकि कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इंटर रिलेटेड. आप प्लानिंग होगा, आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे तब जाके तो आप कंट्रोलिंग को एक्चुअल मेजरमेंट कर सकते हैं. तो इसलिए प्लानिंग सबके साथ रिलेटेड है. अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे सबके साथ रिलेटेड है. ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के साथ कैसे रिलेटेड है मैंने समझा दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग के साथ इसलिए इंटर रिलेटेड है क्योंकि जब आप स्टाफिंग कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखकर ये स्टाफ कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैन पावर नहीं है, कहां पर मुझे रिक्रूटमेंट करवाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप रिक्रूट करवाते हैं. सो ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग इस तरीके से इंटर रिलेटेड है. अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग कैसे इंटर रिलेटेड है. अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब वहां पर ही आपने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर दिया है इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. ठीक है, अब डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग में लीडरशिप आता है, सुपरविजन आता है. लीडरशिप मतलब लीडर्स, फॉलोअर्स. तो लीडर फॉलोअर्स कैसे बनते हैं? थ्रू हायरार्की बनते हैं, थ्रू अथॉरिटी बनते हैं, तो चेन ऑफ कमांड बनते हैं. सो फॉर दिस ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग इज इंटर रिलेटेड. ठीक है, अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे इंटर रिलेटेड है. कंट्रोलिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड्स का डेविएशन चेक करना. अब ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग इसलिए इंटरकनेक्टेड है जब आपको पता ही नहीं होगा कि किस डिपार्टमेंट की क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किनकी लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, लाइन ऑफ कमांड क्या है. तो आप अगर कोई डेविएशन आ भी रहा है, ठीक है, तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कराएंगे? आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कौन रिस्पॉन्सिबल है किस काम का, तो अगर वो इंसान वो काम नहीं करता है और कंट्रोलिंग प्रोसेस से आपको वो पता चलता है, डेविएशंस पता चल रहे हैं, देन ओनली यू कैन हेल्प दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल. तो इस प्रकार से कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंटर रिलेटेड है. ठीक है, अब आएंगे हम स्टाफिंग कैसे बाकी फंक्शन से इंटर रिलेटेड है. क्योंकि आपके सिलेबस में स्टाफिंग नहीं है तो इसलिए मैं ये आपको नहीं कराऊंगी कि स्टाफिंग कैसे इंटर रिलेटेड है बाकी चारों से. ठीक है, आपके बुक्स में होंगे, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है द इंटर रिलेशन ऑफ स्टाफिंग विद अदर फंक्शंस. आपके में बाकी चारों फंक्शंस के इंटर रिलेशंस हैं. ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्टिंग कैसे इंटर रिलेटेड है बाकी चारों फंक्शंस से. मैंने प्लानिंग का बता दिया, ऑर्गेनाइजिंग का बता दिया, स्टाफिंग का नहीं है आपके सिलेबस में. कंट्रोलिंग से कैसे इंटर रिलेटेड है? क्योंकि डायरेक्टिंग जब एक लीडरशिप होगा, एक सुपरविजन होगा, एक कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, एक मोटिवेशन होगा, तब जाकर एक कंट्रोलिंग सिस्टम एक एफिशिएंट वाइटल कंपोनेंट बनता है. ठीक है, सो इन दैट विद डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज इंटर रिलेटेड. ठीक है, सो ये सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है एकदम इजी लैंग्वेज में सारे स्लाइड्स में. ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर इंटर रिलेशन आता है तो आप ये सारे स्लाइड्स में जो जो पॉइंट्स लिखा है इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे. कोई भी मिस आउट मत कीजिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, जो मैंने बताया है उसी को इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है. तो these all are written on these things. ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दिया है. Now let's move to the determinants of effectiveness. Effectiveness के determinants क्या क्या होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव कैसे होता है.
एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रनिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कैसे होता है, कुछ कुछ फैक्टर्स बहुत डिटरमाइन करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है कि नहीं। इफेक्टिव मतलब जो आपके मिशन है, आपकी जो विजन है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, उसमें आप कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं या फिर कोई अनप्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रहे, आप इफेक्टिव है, यू आर एबल टू अचीव एवरीथिंग व्हाट यू आर डिटरमाइनिंग टू अचीव दैट। सो दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिवनेस। ठीक है, सो क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में? पीपल, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ह्यूमन एसेट्स आर द ग्रेटेस्ट humans are the greatest asset of an organization। तो people ही एक organization को एक effective बनाते हैं through their skills, through their behavior, through their culture, the organization become more effective। ठीक है, similarly आपका processes और systems organization का एक अच्छा process होना चाहिए, मतलब आपके जो प्रोसीजर्स होते हैं, आपके जो बिजनेस प्रोसेसेस है, आपके वर्क फ्लोज है, वो पहले से आपने आपके सेट वर्कर्स को, सेट एम्प्लॉयज को बता दिया है जिसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके सिस्टम्स रन कर रहे हैं। सो दैट विल मेक यू एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, टूल्स और टेक्नोलॉजी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हाई क्वालिटी है, साथ ही साथ आपके सॉफ्टवेयर्स हमेशा अपग्रेड होते हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर्स है दैट विल ब्रिंगिंग आउट द बिजनेस एफिशिएंसी एंड एफिकेसीज। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका बैकएंड सिस्टम है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, these all are moving in a speed efficient manner and these kind of systems will create an effective organizational process। ठीक है, another thing is प्रोडक्टिविटी एंड ट्रेनिंग। आपके एम्प्लॉयज बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत एफिशिएंट है, उनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिया जा रहा है, दे आर डूइंग द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो दैट इज अ प्रोडक्टिव एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। साथ ही साथ आप अपने विजन, मिशन और स्ट्रैटेजी में बहुत क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी में बहुत क्लियर है, आप उनको अचीव कर रहे हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसफी है उसको अचीव कर रहे हैं, you are competing with your competitors in a good way, आप सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, these kind of things will make you an effective organization। ठीक है, so this brings to the end of your unit 4। ठीक है, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको। now let me take any doubts if you have। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि नेक्स्ट वीक से ही आपके एग्जाम्स है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रोसेस नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, जो है आपके सिलेबस में वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग अगर नहीं है आप रीड कर लीजिए, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो कुछ अश्योरेंस मैं नहीं दे सकती हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है या नहीं, तो इसलिए थोड़ा आप पूरा बुक पढ़ लीजिए, लेकिन फोकस उनमें रखिएगा जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, क्योंकि 99% चीजें आपके सिलेबस से ही आएगा, दैट इज माय अश्योरेंस। 1% थोड़ा अलग आ सकता है, तो एक आइडिया होना चाहिए। इनफैक्ट ओपन बुक एग्जामिनेशन आप तब टाइप कर लेंगे, तब सर्च कर लेंगे, तब भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आपका सिलेबस में है उसमें आप 100% फोकस्ड रहिए। ठीक है, कंट्रोलिंग है आपके उसमें, लेकिन सारा कुछ नहीं है, कुछ कुछ पार्ट्स है, कुछ कुछ मैंने एक्स्ट्रा अपने नोट्स में डाले हैं, तो दोनों को ही पढ़िएगा। ठीक है, no, not necessary to write word in word. In fact, अगर मैं पेपर चेक कर रही हूँ तो मैं word in word अगर मैं देख रही हूँ तो that will I will कंसिडर कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने कुछ समझा ही नहीं। एग्जाम वही होता है कि जब आप खुद समझकर कंसेप्ट को आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो वर्ड टू वर्ड तो मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। हाँ, आप सिमिलर लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड टू वर्ड मत लिखिएगा, अपने उसमें ओन थॉट्स भी डालिएगा। ठीक है अंशिका, फिलहाल आपके सेशन में तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ आपके और 2 क्लासेस हैं, दैट इज दिस coming Sunday and next Friday। ठीक है, तो that will be on online classes।
आपके नेक्स्ट सेमेस्टर से शायद ऑफलाइन क्लासेस हो सकते हैं, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके एसओएल के वेबसाइट में आ जाएगा। ठीक है, आज मैं मनीषा मैं यूनिट 3 एंड 4 के मैं आप प्रोवाइड कर दूंगी, या आज या फिर कल पॉजिटिवली मैं कर दूंगी। ठीक है, यस, कंट्रोल इज अ फॉरवर्ड लुकिंग, लावण्य, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है कंट्रोल। मैं किसी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो टीम्स ऐप के थ्रू आप मुझे डाउट्स भेजिएगा, या फिर आप लिख लीजिए professor.simona.datta@gmail.com, सब कुछ स्मॉल में है, उसमें भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गुराज भोयना माधवी, सॉरी मैं अगर प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ आपका नाम। हाँ, एग्जाम आपको ऑनलाइन होगा। प्रिंसिपल एक्सेप्शन मतलब अगर कोई माइनर प्रॉब्लम आ रहा है, कोई माइनर डेविएशन आ रहा है, कुछ माइनर चेंजेस आ रहे हैं, उसके वजह से आप पूरे कंट्रोलिंग प्रोसेस को कर रहे हैं तो नहीं करिए। तो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन कि आप छोटे माइनर केसेस को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है शिवानी, सॉरी आई डोंट नो अबाउट नेहा मैम, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। आपके अगर पोर्टल में शो कर रहा है जितने क्लासेस, आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेल एक जगह पर रुक गई तो लावण्य प्लीज आस्क मी दिस क्वेश्चन इन द टीम्स ऐप। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ओबी पेपर प्रीवियस ईयर का मैं लास्ट क्लास जो आपका होगा दैट इज इन द नेक्स्ट वीक इन द फ्राइडे, उसमें अगर टाइम परमिट किया तो मैं ओबी पेपर शेयर कर दूंगी, या फिर थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू द वॉलंटियर्स मैं ओबी पेपर या फिर कुछ केस स्टडीज मैं प्रोवाइड कर दूंगी, अगर नेक्स्ट फ्राइडे में हमारा सिलेबस मतलब हमारे पास टाइम नहीं हुआ। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि यूनिट 5 बहुत छोटा है। यस, क्रिटिकल पॉइंट्स में कंट्रोल ऑफ एक्सेप्शंस होंगे लावण्य। यस ऑब्वियसली आई विल अप्रिशिएट अगर आप एग्जांपल्स लिख रहे हैं एग्जाम में, दैट इज वेरी गुड। आपको समझ में है, आपको सब्जेक्ट कंटेंट आपको समझ आ रहा है, एंड देन यू आर राइटिंग द एग्जांपल्स, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, जो बीकॉम के ग्रुप में ऐड नहीं है अभी तक, फर्स्ट और सेकंड यूनिट जिनको नहीं मिला है, वो मुझे टीम्स ऐप में अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं वॉलंटियर्स को बोलूंगी उनको उन ग्रुप्स में ऐड कर लेने के लिए। ठीक है, जो और भी डाउट्स है, इट इज ऑलरेडी 12:15 सो इट विल बी नेक्स्ट क्लास भी आपका होगा। सो नेक्स्ट जो भी आपके डाउट्स है वो प्लीज आप मुझे टीम्स ऐप में मुझे भेज दीजिए, मैं वो आपको सेंड कर दूंगी। कंट्रोलिंग पार्ट है एसओएल बुक में, लेकिन थोड़ा सा है, बाकी आप मेरे से कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेसन्स आपको कब मिलेगा वो आपको एसओएल टीम से पूछना पड़ेगा। ठीक है, वो मुझे नहीं पता होगा। एग्जाम्स आपके मार्च एंड में होंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके बाकी अगर कोई डाउट्स अगर रह गए हैं जो मैं अगर कुछ आंसर नहीं कर पाई हूँ या फिर टाइम परमिट नहीं किया, वो आप टीम्स ऐप में प्लीज भेज दीजिए मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि नेक्स्ट क्लास में अभी तक यूनिट 1, 2, 3, 4 मैं 3 और 4 की यूनिट्स आज भेज दूंगी। इन चारों यूनिट्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट्स है, वो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप बताइएगा, मैं तब जाकर लास्ट क्लास में दैट इज ऑन फ्राइडे मैं वो रिवाइज करवा पाऊंगी। ठीक है, सो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर होमवर्क। इतने महीनों में मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, आज ये होमवर्क है, आप बाकी 4 यूनिट्स रिवाइज करेंगे, एंड देन यू विल टेल मी इन द क्लास डे बिफोर टुमारो, संडे वाले क्लास में मुझे बताइए कौन से टॉपिक को आपको समझना है। सारे टॉपिक्स तो मैं समझा नहीं पाऊंगी, इतना टाइम नहीं है, जो मेजॉरिटी टॉपिक्स होगा उसको मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज स्टार्ट स्टडी, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ओबी है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।